कंप्लीट करेंगे। तो ये रिवीजन क्लास जैसा ही है। तो हिमांशु को शायद यहाँ पे दिक्कत हो रहा था ना, ये तो तुमको ये बाउंड्री कंडीशंस में दिक्कत हो रहा था हिमांशु? यस सर। बाउंड्री कंडीशन में दिक्कत हो रहा था क्या? हाँ सर, बाउंड्री कंडीशन वाला जो नोट्स था ना सर, हम्म, यही वाला ना, रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और रिफ्लेक्शन वाला तो? क्या सर? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला तो? हाँ सर, उसमें बाउंड्री कंडीशन में बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला जो था ना सर नोट्स। यही वाला तो जो खोल के बैठा हूँ अभी, ये जो समझ खोल के नहीं रखा आ हूँ रहा यही वाला है सर। क्या? यही वाला था क्या हिमांशु? एक बार देख के बताओ। नो सर, ये नहीं है, इससे पहले वाला था। ये हाँ पहले ये वाला। है। ये डाइलेक्ट्रिक के केस में? यस सर, यही वाला जो है ना। तो वैक्यूम वाला समझ में आ गया था? वैक्यूम के केस में समझ में आ गया था, वैक्यूम के केस में भी करवाया था ना। ना ये वाला समझ में नहीं आया था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला। हिमांशु, यस सर। ये वाला है क्या? ये वाला समझ में आया तो मैक्सवेल इक्वेशन कैसे आया? अच्छा, ये जो, सर हम टाइप करके लिख रहे हैं ये नोट्स। तो ये वाले में तुम लोग का डाउट क्लियर है कि ये मैक्सवेल इक्वेशन कैसे आता है? अच्छा, ये जैसे हो गया गॉस लॉ हो गया, ये वाला हो गया हम लोग का, ये वाला कौन सा लॉ है? ये है फैराडेज लॉ और लेंज लॉ कॉम्बाइंड। ठीक है, ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म हो गया। और ये वाला है मॉडिफाइड एम्पेयर्स लॉ, मैक्सवेल एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, मॉडिफाइड जो लॉ है वो वाला। तो ये चार इक्वेशन हम लोग यूज करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सब कुछ डिस्क्राइब कर सकते हैं इससे। इसमें कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी इसके अंदर है। अगर इसका डाइवर्जेंस लोगे तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी निकल के आ जाएगा। ये वाला इक्वेशन और इसके साथ एक और इक्वेशन चाहिए। इसके साथ एक और इक्वेशन चाहिए। कोई बता सकता है कौन सा एक इक्वेशन है जो मिसिंग है? वो इक्वेशन इसमें इंक्लूडेड नहीं है।
तो इसको इसी में डाउट है। ये रहा, यही है वो वाला, ठीक है। टू डिफरेंट मीडियम। तो यस सर। जो दो डिफरेंट मीडियम के साथ जब हम लोग डील करते हैं, यहाँ पे देखो जैसे ये मीडियम वन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे जो इस तरफ है ये है हम लोग का सेकेंड मीडियम, ठीक है। इस जगह पे लाइट इंसिडेंट है और उसके साथ क्या हो रहा है, माने कितना लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कितना परसेंटेज ऑफ लाइट ट्रांसमिट होता है, ये सब हम लोग को निकालना है। तो ये सब कहाँ पे हो रहा है, ये सब हम लोग का बाउंड्री पे हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पहले बाउंड्री कंडीशंस पता करते हैं कि हम लोग का बाउंड्री कंडीशन क्या है। अब हम लोग जब एक एक चैप्टर से डील किए थे, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किए थे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग बाउंड्री कंडीशन निकाले थे उस केस में। फिर जब हम लोग डाइइलेक्ट्रिक में चले गए तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हम लोग बाउंड्री कंडीशन निकाले थे। फिर जब मैग्नेटिज्म में आ गए तो हम लोग बी फील्ड का बाउंड्री कंडीशन निकाले थे, उसको भी हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। और एक और जो निकाले थे वो था एच, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये मैग्नेटिक फील्ड, इस दोनों का भी बाउंड्री कंडीशन निकाले थे। तो ये सारा बाउंड्री कंडीशन का उस टाइम में हम लोग कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं बताए थे वैसे, कि क्या इन लोग का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कहाँ पे हम लोग इस सब को यूज करेंगे ये बाउंड्री कंडीशन को। तो ये सारा बाउंड्री कंडीशन रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिटेंस, इस सब के टाइम में काम में आता है। मतलब अगर हम लोग को निकालना है कि कितना परसेंटेज ऑफ लाइट कोई भी एक बाउंड्री पे जब इंसिडेंट होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा या ट्रांसमिट हो जाएगा, तो वो सब हम लोग को इस बाउंड्री कंडीशन से मिलेगा। अब इसको समझने का एक सिंपल तरीका क्या है, जैसे तुम लोग कोई मॉल में जाते हो, कोई ग्लास के सामने खड़े रहते हो, ठीक है, तो उसमें तुम लोग को अपना इमेज दिखाई देता है ना, तुम लोग को अपना भी एक इमेज उसमें दिखाई देगा, लेकिन ये इमेज उतना क्लियर नहीं होगा जितना घर में मिरर में इमेज क्लियर रहता है। ऐसा क्यों होता है? अगर मिरर में देखते हो, मिरर भी तो एक ग्लास है, अगर हम लोग मिरर में देखते हैं तो उसमें सिर्फ हम लोग को अपना चेहरा दिखाई देता है, और उसके अपोजिट साइड में क्या है वो हम लोग को नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर एक प्लेन ग्लास प्लेट के सामने हम लोग खड़े रहते हैं तो हम लोग को उसमें अपनी इमेज भी दिखाई देती है, जो काफ़ी हल्की होती है, और दूसरे साइड में क्या है वो भी दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? दोनों में क्या डिफरेंस है? सर टोटल रिफ्लेक्शन। टोटल रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है एक केस में और दूसरे केस में क्यों नहीं हो रहा? दोनों सर में क्योंकि सर जो प्लेन मिरर होता है ना घर वाला, उसमें सर पीछे में कुछ किया हुआ था, शायद पेंटेड किया हुआ था, जैसे कोटेड पॉलिशिंग, रहता, सिल्वर पॉलिशिंग। सिल्वर सिल्वर पॉलिश, पॉलिश किया हुआ रहता है, सिल्वर पॉलिश नहीं इसलिए। किया जाता है, उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, ठीक है। वो ग्लास के ऊपर एक मेटल को इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है। अगर तुम ऐसे ही उसमें पेंट मारोगे ना ब्रश से, तो देखना नहीं होगा, कितना ही स्मूथ ग्लास हो, उसमें तुम पेंट मार के देखो, सिल्वर पेंट लाओ, सिल्वर पेंट मारो पीछे, देखो कभी भी उसमें वैसा रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, स्पेशल प्रोसेस है उसके लिए। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पीछे क्या चीज का वो करते हैं, किस टाइप का मटेरियल रहता है, डाइइलेक्ट्रिक रहता है कि मेटल रहता है या फिर कुछ और रहता है? जो ग्लास के पीछे जो मटेरियल होता है वो किस टाइप का मटेरियल होता है? शायद मेटल रहता है सर। हाँ, जनरली मेटल होगा, हाईली कंडक्टिंग मेटल। जितना ज़्यादा अच्छा कंडक्ट करेगा मेटल, उतना अच्छा उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो जनरली इसलिए सिल्वर यूज़ किया जाता है, लेकिन उसको चीप बनाने के लिए बहुत बार एल्युमिनियम भी यूज़ करते हैं। एल्युमिनियम का कोरोसिव प्रॉपर्टीज़, माने कोरोजन होने का चांसेस बहुत कम रहता है, इसलिए बहुत बार उसमें एल्युमिनियम भी यूज़ करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, पीछे एक मेटेलिक पेंट या फिर मेटल का एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम लोग का बाउंड्री कंडीशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक ग्लास और एयर के बीच में जो बाउंड्री कंडीशन रहता है, और ग्लास और मेटल के बीच में जो बाउंड्री कंडीशन रहता है, दोनों अलग रहता है।
इस केस में हम लोग क्या करते हैं, मिरर के केस में यहाँ पे ऐसे करके इसे डिनोट करते हैं ना मिरर के केस में। तो मिरर के केस में इससे डिनोट करने का मतलब है कि पीछे रिफ्लेक्टिव कोटिंग हम लोग डालें, और ये रिफ्लेक्टिव कोटिंग के चलते क्या होता है, इसका बाउंड्री कंडीशन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अलग टाइप का उसमें रिफ्लेक्शन आता है। तो यही बाउंड्री कंडीशन सब हम लोग निकालेंगे, मतलब कौन से कंडीशन में कैसा रिफ्लेक्शन होगा। अब अगर क्या करोगे, इस ग्लास प्लेट में ही अगर बहुत लो एंगल पे लाइट इंसिडेंट होगा, तो उस केस में क्या होता है पता है, कोई भी लाइट ट्रांसमिट नहीं होता है, सारा का सारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस केस में सारा का सारा लाइट इससे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो कोई भी एक ग्लास प्लेट हो या फिर मोबाइल हो, मोबाइल को एकदम अगर गीजिंग एंगल पे लेके आओगे, अपने आंख के सामने लेके आओगे फ्लैट रख के, ठीक है, नोज के परपेंडिकुलर मोबाइल को रखो और उसको एकदम आंख के सामने लेके आओ, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन तुम लोग को दिखाई देगा वो रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट क्लियर होगा। ठीक है, सिर्फ लो एंगल वाला ही क्लियर होगा। अगर हाई एंगल में देखोगे तो देखोगे कि वो सब थोड़ा धुंधला हो जा रहा है, और एकदम लो एंगल में देखोगे तो लो एंगल में जो भी रिफ्लेक्शन तुमको दिखाई देगा एकदम क्लियर होगा। इस ट्रिक को यूज करके बहुत जन फोटोग्राफी भी करते हैं। ठीक है, लो एंगल में एक और ऑब्जेक्ट को वहां पर बैठा देते हैं और उसका रिफ्लेक्शन नीचे मोबाइल की स्क्रीन में आता है। तो जब ये लो एंगल पे हम लोग ये रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वो टोटल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये सब भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है। हम लोग के सिलेबस में सिर्फ नॉर्मल इंसिडेंस है। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब क्या हुआ, लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा नॉर्मली 90 डिग्री टू द सरफेस, ये हम लोग का सरफेस है, तो इस पे 90 डिग्री में लाइट इंसिडेंट होगा, और ये कैसे बिहेव करता है ये हम लोग को निकालना है कि इसका कितना परसेंटेज रिफ्लेक्ट हो जा रहा है और कितना परसेंटेज ट्रांसमिट होता है, सिर्फ ये वाला निकालना है। तो नॉर्मल इंसिडेंट के केस में हम लोग का क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम सिंपल हो जाता है। इस केस में क्या होता है, हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में रहेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इस डायरेक्शन में। या फिर इस डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर ये सपोज हम लोग का जेड डायरेक्शन है, यहाँ पे दिया ही हुआ है जेड डायरेक्शन है। सर सर जब हम लोग आँख के पास लाके कोई चीज मतलब देखते हैं तो सर मतलब कुछ हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं सर, आँख के सामने एकदम रख के, तो सर पेन होने लगता है आँख में सर, ऐसा क्यों होता है सर? देखो तुम लोग का एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसके बाद ही आंख ठीक से फोकस कर पाता है। वो मिनिमम डिस्टेंस है शायद 25 सेंटीमीटर। यस सर। ठीक है, यस सर 25। हाँ, तो 25 होता है सर। 25 सेंटीमीटर से अगर सामने लेके आओगे कोई ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है, तुम लोग का लेंस के ऊपर बहुत स्ट्रेन पड़ता है उसको फोकस करने के लिए, तो इसीलिए वो आंख दर्द करने लगता है। तो इसीलिए जनरली बोला जाता है कि 1 फुट की दूरी पे ऑब्जेक्ट को रख के पढ़ा करो। कोई भी किताब उताब पढ़ते हो तो मिनिमम डिस्टेंस एक मेंटेन रखो। बहुत जन की आंखों में कुछ दिक्कत आ जाती है। मेरा एक फ्रेंड था, उसका आई ग्लास का पावर था 7 -7 था। तो जब उसके पास चश्मा नहीं रहता था तो उसको एकदम आंख के सामने लाके पढ़ना पड़ता था। तो उसके केस में वो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस नहीं रहता है, क्योंकि उसका आंख का जो लेंसेस है वो कुछ ज़्यादा ही डिस्टॉर्ट हो गया है। तो फिर से इस प्रॉब्लम में आते हैं। तो हम लोग के सिलेबस में क्या है, हम लोग के सिलेबस में सिर्फ नॉर्मल इंसिडेंस के लिए हम लोग को बाउंड्री कंडीशन निकालना है, मतलब कितना पोर्शन ऑफ लाइट जो इंसिडेंट है उसका कितना पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है और कितना पोर्शन ट्रांसमिट हो जाता है, ये वाला चीज़ निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है, हम लोग का जब हम लोग नॉर्मल इंसिडेंट से डील करते हैं तो हम लोग का प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाता है। अगर यही वाला चीज़ हम लोग नॉर्मल इंसिडेंट से डील नहीं कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तब हम लोग को दो अलग टाइप की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। जैसे अगर सपोज हम लोग का इस तरफ ये जो एक एंगल पे इंसिडेंट है, तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो इस केस में हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा।
तो अब देखो सरफेस के साथ एक टेंजेंशियल कंपोनेंट भी रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये रहा, ये वाला जो लाइन है ये हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा, सरफेस के साथ टेंजेंशियल है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया इस डायरेक्शन में, और एक नॉर्मल कंपोनेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो इस केस में हम लोग को दो अलग अलग केस स्टडी करना पड़ेगा। एक हो जाएगा टेंजेंशियल कंपोनेंट में कैसे बिहेव करता है, और दूसरा नॉर्मल कंपोनेंट में कैसे बिहेव करता है। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे तब हम लोग को ये वाला बिहेवियर मिलेगा कि इस एंगल पे लाइट कैसे बिहेव करेगी। तो ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इस सब से डील करने के लिए हम लोग फ्रेस्नेल इक्वेशन यूज करते हैं। तो वो वाला हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो उससे हम लोग डील नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ नॉर्मल इंसिडेंस के केस में डील करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है इस केस में। तो इस केस में क्या होता है, अगर हम लोग का लाइट इस तरफ जेड डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन के ऑलवेज परपेंडिकुलर क्या रहता है, हम लोग का एक्स वाई प्लेन रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमेशा एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा, और एक्स वाई प्लेन क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर है इसके। तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा, मैंने सॉरी टेंजेंशियल रहेगा। यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में हम लोग का ये सरफेस है, बाउंड्री है, और इसी डायरेक्शन में हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड भी सरफेस के डायरेक्शन में ही है, तो हम लोग का दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज टेंजेंशियल इस केस में, नॉर्मल इंसिडेंस के केस में। सर कर्सर नहीं दिख रहा है। कर्सर छोटा हो गया है, इसको बड़ा करेंगे तो हाँ आप दिख रहे हैं। हो सर। अब इससे बड़ा करने का तो उपाय नहीं है मेरे पास। तो है बड़ा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जूम कर ले मानता स्क्रीन अपना। हाँ नहीं, जूम करने से स्क्रॉल करने में बहुत दिक्कत होता है। जूम करने से सिर्फ ये वाला चीज बड़ा होगा। आपको नहीं बोला सर जूम करने के लिए, वो हिमांशु को बोला है, हिमांशु को बोला कि स्क्रीन को जूम कर लो। हाँ वो कर सकते हो हिमांशु, तुम कर सकते हो जूम। तुम्हारे केस में फिर कर्सर भी बड़ा होगा, मैं जूम करूंगा तो सिर्फ मेरा ये वाला पीछे का बैकग्राउंड बड़ा होगा। हाँ सर, बट सर हम लोग को दिख रहा है आपका कर्सर। यस सर, मानसून का लगता है उसका, नेटवर्क इशू हाँ है। उसका नेटवर्क इशू है ना, इसलिए उसको स्लो दिख रहा होगा, हम्म। ब्लर हो जा रहा होगा। तो ये वाला पोर्शन समझ में आया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है ऑलवेज टेंजेंशियल रहेगा बाउंड्री के साथ फॉर नॉर्मल इंसिडेंस। जब भी लाइट नॉर्मल इंसिडेंस करेगा, नॉर्मल इंसिडेंस मतलब ये सरफेस के परपेंडिकुलरली लाइट आके इस पे गिर रहा है, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल ही रहेगा। इसको परपेंडिकुलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ये गेजिंग एंगल पे इंसिडेंट करवाना पड़ेगा। इस केस में देखो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर नहीं है एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। ये भी डिपेंड करता है कंडीशन पे, ठीक है। ऐसा कंडीशन भी हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेंजेंशियल रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ रहा तो परपेंडिकुलर हो गया, और ये इस तरफ लिया हो गया मैग्नेटिक फील्ड को, तो ये टेंजेंशियल हो जाएगा। तो जनरली रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन इस सब को मेजर करने के लिए हम लोग दो टाइप की डेफिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ डेफिनेशन में हम लोग एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं, और ये सब किसके साथ डिफाइन करते हैं, हमेशा इंसिडेंट वेव के साथ डिफाइन करते हैं। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जब हम लोग निकाल रहे हैं एम्पलीट्यूड का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंसिडेंट लाइट का जो एम्पलीट्यूड है उसके साथ डिवाइड कर देंगे रिफ्लेक्टेड लाइट के एम्पलीट्यूड। तो ये जो रेशियो निकल के आता है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट।
वैसे ही ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालते हैं। तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ट्रांसमिटेड लाइट का एम्पलीट्यूड लेते हैं, उसको इंसिडेंट लाइट के एम्पलीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो रेशियो निकल के आता है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। ठीक है, लेकिन ज्यादातर केसेस में और इंस्ट्रूमेंट में सब जगह हम लोग क्या मेजर करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मेजर करते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर जगह पे हम लोग ये एम्पलीट्यूड नहीं मेजर कर सकते, एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ये वाली चीज हम लोग जनरली मेजर नहीं कर सकते। हम लोग जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग इंटेंसिटी को ही मेजर करते हैं, वो चाहे तुम्हारी आंख हो या फिर कोई फोटो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें भी इंटेंसिटी ही मेजर किया जाता है। तो उस केस में हम लोग एक और रेशियो डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस। तो इस केस में हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं, पावर रिफ्लेक्टेड बाई पावर इंसिडेंट। तो ये जो रेशियो हो गया इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस, और वैसे ही ट्रांसमिटेंस हो गया, सिंपल है, पावर ट्रांसमिटेड बाई पावर इंसिडेंट। इस केस में भी इंसिडेंट लाइट का जो पावर है उसके साथ इसका रेशियो निकालते हैं हमेशा। ठीक है, तो हम लोग का इंसिडेंट लाइट जो है वो हमेशा रेफरेंस पॉइंट रहता है, रिफ्लेक्टेंस हो, ट्रांसमिटेंस हो, या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हो या एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, हमेशा इंसिडेंट लाइट डिनोमिनेटर में रहेगा। तो जनरली हम लोग किस टाइप का बाउंड्री, अब इसको हिमांशु का स्क्रीन शो नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, शायद ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं ट्राई करूंगा इसको अपलोड करने का, तुम उसमें देख लेना। तो जनरली हम लोग का बाउंड्रीज किस टाइप का होता है, हो सकता है कि हम लोग का डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस हो। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस का एग्जांपल क्या हुआ, एयर और ग्लास, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, इससे ज्यादा कॉमन एग्जांपल और कुछ नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये एयर ग्लास हो गया हम लोग का एक टाइप का डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस। एयर भी डाइलेक्ट्रिक है क्योंकि एयर इज लाइक इंसुलेटर, तो एयर हम लोग का डाइलेक्ट्रिक हो गया, ग्लास डाइलेक्ट्रिक है। फिर सेकंड एग्जांपल हो गया ग्लास ग्लास इंटरफेस। ठीक है, तो ग्लास ग्लास इंटरफेस का एक एग्जांपल हो गया जैसे मोबाइल के अंदर तुम लोग का एक ग्लास है, उसके ऊपर ज्यादातर तुम लोग स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के रखे हो, तो वो स्क्रीन प्रोटेक्टर को भी एक तरह का ग्लास पकड़ो। ठीक है, Yes, sir. और उसके नीचे जो तुम लोग का मेन स्क्रीन है, गोरिल्ला ग्लास या जो भी है, वो भी एक स्क्रीन है, वो भी एक ग्लास है। तो ये जो इसके बीच में जो इंटरफेस बनेगा वो हो गया हम लोग का ग्लास ग्लास इंटरफेस। ठीक है, तो इस सब टाइप का बाउंड्री के कंडीशंस भी हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा टाइप का बाउंड्री कंडीशन। फिर होता है कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस, ये हो गया एयर और मेटल, कोई भी एक मेटल अगर तुम्हारा ऐसे ही पड़ा हुआ है कहीं पे, तो ये वाला हो गया एक तुम्हारा एक और टाइप का बाउंड्री कंडीशन। और एक और हो गया मेटल ग्लास, जैसे मिरर में होता है। सर ग्लास में क्यों? ग्लास में दो अलग टाइप का ग्लास, बहुत सारे टाइप के ग्लास होते हैं। ठीक है, जैसे लेंस एक ग्लास हो गया, और जो चाय का कप होता है उसमें जो ग्लास होता है वो भी एक अलग टाइप का ग्लास होता है। तो ये दोनों को एक साथ लगा दोगे तो ग्लास ग्लास इंटरफेस बन गया। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है, दूसरे का कम होता है। जनरली जो चश्मा पहनते हो उसका जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा होगा ग्लास उतना थीन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉस्टली ग्लास खरीदने जाओगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा और ग्लास का थिकनेस थोड़ा कम रहता है, उस केस में उसका प्राइस थोड़ा जंप कर जाएगा। लाइट वेट ग्लास बनाने के लिए हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लासेस यूज़ करते हैं। तो मैंने जैसे बताया था ना, मेरे दोस्त का बहुत हाई पावर था, 7 के आसपास था, तो अगर चीप ग्लास बनाने जाओगे तो -7 सर। हाँ -7, तो उसमें अगर तुम थोड़ा ऑर्डिनरी ग्लास यूज़ करोगे तो जो चश्मा है बहुत भारी हो जाएगा, बहुत मोटा ग्लास का वो यूज़ करना पड़ेगा एज अ लेंस।
और अगर यही हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास यूज करेगा उस केस में तो वो थोड़ा सा थिन हो जाता है, तो हल्का सा लाइट वेट हो जाता है। तो मोस्ट जनरल केस में हम लोग को क्या है, ये सब बाउंड्री कंडीशंस यूज करना पड़ता है इस सब केस में, ठीक है। तो हम लोग अपने केस में बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग को सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट यूज़ करना है, क्योंकि हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस से डील करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था नॉर्मल इंसिडेंस से डील करेंगे, तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हम लोग का टेंजेंशियल रहता है विद सरफेस। तो ये सब है जो बाउंड्री कंडीशंस हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं आगे, ये सारे का सारा। ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। तो ये क्या है, एन मतलब क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट है। यहाँ पे देखो E1N दिया हुआ है ना, ये हो गया हम लोग का नॉर्मल कंपोनेंट, और टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया इस डायरेक्शन में अलोंग द बाउंड्री। ये अवे फ्रॉम बाउंड्री है, ये अलोंग द बाउंड्री है। जब अलोंग द बाउंड्री हो गया तो टेंजेंशियल कंपोनेंट के हिसाब से डिनोट किए, और ये नॉर्मल कंपोनेंट हो गया परपेंडिकुलर टू बाउंड्री। तो ये हो गया हम लोग का डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ये भी डाइलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो नॉर्मल कंपोनेंट कंटिन्यूअस होता है, इससे हम लोग को डील नहीं करना है। लेकिन ये बाउंड्री कंडीशन को भूल नहीं जाना, ये बाउंड्री कंडीशन याद रखना है, क्योंकि ये अलग से सिलेबस में। तो हम लोग की इस प्रेजेंट केस में हम लोग को ये बाउंड्री कंडीशन नहीं चाहिए। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के केस में नॉर्मल कंपोनेंट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन भी हम लोग को इस केस में नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल है। ये है हम लोग का टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए कंडीशन। तो यहाँ पे क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय परमिबिलिटी, और टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ पे E है, E की जगह हम लोग को सिर्फ B करना है। यहाँ पे ये B हो जाएगा, ये B हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे B होगा, E की जगह B हो जाएगा। तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय परमिटिविटी, की परमिएबिलिटी होगा ना, डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी। तो ये वाला चीज हम लोग का कंटिन्यूअस रहेगा। ये वाली कंडीशन हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो इस कंडीशन को यूज करेंगे, और सेकंड ये वाली कंडीशन को यूज करेंगे। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे ये जो डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस है, ये हम लोग का कैसा डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस है, इस इंटरफेस में कोई भी कंडक्टिंग चार्ज नहीं है, देयर इज नो फ्री चार्ज, ठीक है। इस जो ये इंटरफेस है, इंटरफेस में कोई भी फ्री चार्ज नहीं है। रो फ्री इज इक्वल टू 0, और इसमें कोई भी फ्री करंट नहीं है। फ्री करंट डेंसिटी JF इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन हम लोग इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर इस केस में यहाँ पे फ्री चार्ज रहेगा या फिर फ्री करंट रहेगा बाउंड्री पे, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा। ऐसा बहुत सारा डाइलेक्ट्रिक होता है जिस सब में बाउंड्री में फ्री चार्ज रहता है और फ्री करंट भी रहता है, तो उस सब केस में हम लोग का ये वाला इक्वेशन होल्ड नहीं करेगा। तो हम लोग को ये इक्वेशन होल्ड करवाने के लिए याद रखना है कि डाइलेक्ट्रिक होना चाहिए और कम्प्लीटली इंसुलेटर होना चाहिए, इंसुलेटर टाइप। ना उसमें फ्री चार्ज रहेगा, ना उसमें फ्री करंट रहेगा। बॉन्ड चार्ज और बॉन्ड करंट हो सकता है, उससे हम लोग का इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये वाला है कंडक्टर इंटरफेस के लिए, ये वाला हम लोग को नहीं चाहिए। ये वाला जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए ये वाला पोर्शन है, तो ये वाला हम लोग को पोर्शन नहीं चाहिए। तो अब हम लोग सिर्फ ये दो कंडीशन यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं कि हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस में कैसे बिहेव करेगा फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या किए हैं, एक बहुत जनरल केस लिए।
ये हो गया हम लोग यहाँ पे स्नेल्स लॉ निकाल रहे हैं। स्नेल्स लॉ पढ़े हो ना? स्नेल्स लॉ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो 10th-12th में? यस सर। हाँ सर पढ़े हैं सर शेष तो। हाँ, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू हाँ सर साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू। यस सर, म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वही वाला चीज यहाँ पे निकालेंगे। तो इस केस में क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इस केस में हम लोग का इंसिडेंट जो वेव है उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये हो गया इंसिडेंट वेव। ये वाला हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन सॉल्व करके निकाल चुके हैं ऑलरेडी फॉर डाइलेक्ट्रिक और इन केस ऑफ वैक्यूम भी। तो डाइलेक्ट्रिक के केस में जैसा जैसा मटेरियल होगा वैसे वैसे हम लोग का के का वैल्यू चेंज होते रहेगा। ठीक है, इस केस में हम लोग मोस्ट जनरल केस ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट वेव का ये जो हो गया हम लोग का एम्पलीट्यूड हो गया, ये हो गया हम लोग का प्रोपागेशन वेक्टर इन मीडियम 1 फॉर इंसिडेंट लाइट। ठीक है, और इसका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है सपोज ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा इंसिडेंट वेव का। ठीक है, वैसे ही हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव के केस में लेते हैं। रिफ्लेक्टेड वेव के केस में हम लोग इसको एम्पलीट्यूड मान लेते हैं अपना ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। और इस केस में हम लोग ये जो प्रोपागेशन वेक्टर है इसको हम लोग k1 ले लेते हैं इस केस में डॉट r। और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है सपोज, वी डोंट नो, हो सकता है फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं भी चेंज हो सकता है। तो ये वाला चीज़ हम लोग को पता नहीं है, ये हम लोग को निकालना है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी निकालना है, और ये प्रोपागेशन वेक्टर चेंज होता है कि नहीं होता है ये वाला चीज़ भी निकालना है। तो हम लोग मोस्ट जनरल एजम्पशन लेके यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे k1 ले लिए, इसको भी हम लोग ले लिए कि मान लेते हैं ये ओमेगा 1 है इनटू टाइम। तो ये हो गया हम लोग का रिफ्लेक्टेड वेव। वैसे ही हम लोग ट्रांसमिटेड वेव को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरफ हो गया ये प्रोपागेशन वेक्टर k2 और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ओमेगा 2। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे बाकी डिस्क्रिप्शन दिया ही हुआ है कौन सा क्या चीज़ है। अब इस केस में हम लोग को क्या करना है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंटिन्यूअस अक्रॉस बाउंड्री एट z इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग जब z इक्वल टू 0 में आते हैं तो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट कंटिन्यूअस रहेगा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे ये इसमें t लिख दिए, इसका मतलब हो रहा है हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट ले रहे हैं। तो दिस प्लस दिस, ये दोनों क्या हो गया हम लोग का, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसका एक कंट्रीब्यूशन आएगा इंसिडेंट लाइट का और रिफ्लेक्टेड लाइट का, दोनों का कंट्रीब्यूशन ऐड करना पड़ेगा इस तरफ ये वाले इंटरफेस में। और इस तरफ वाले इंटरफेस में क्या है, एक ही लाइट है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सिंगल कंट्रीब्यूशन आएगा। तो ये दोनों को ऐड करके उसके साथ इक्वेट करना है, ये रहा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का अपर साइड में ये वाला है, तो ये हो गया हम लोग का टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर वाले साइड में। ठीक है, लाइट यहाँ से ऐसे इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। तो इस साइड में ये हो गया हम लोग का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्प्लेसमेंट। दिस शुड बी इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट ऑन अदर साइड। तो ये रहा, ग्लास के दूसरे साइड में जो हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेसमेंट है वो ये। तो ये तीनों इक्वल होना चाहिए। अब देखो इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे क्या है, ऊपर हम लोग का एक पोजीशन वेक्टर है आर, मतलब क्या हुआ, ये अगर हम लोग का इंटरफेस है तो यहाँ पे हो सकता है आर, कभी कभी आर यहाँ पे हो सकता है इंटरफेस में, कभी यहाँ पे हो सकता है, कभी यहाँ पे हो सकता है। तो ये आर क्या है हम लोग का, चेंज होते रहता है। तो ये पोजीशन, ये कंडीशन भी चेंज होते रहेगा। और एक और क्या है, टाइम है। अब यहाँ पे हो सकता है कि कोई एक टाइम में लाइट इंसिडेंट है, अब 10 सेकंड बाद लाइट फिर से इंसिडेंट है, 20 सेकंड बाद फिर लाइट इंसिडेंट है। तो ये टाइम के साथ भी होल्ड करता है। अब हम लोग के केस में क्या होता है, ये वाला इक्वेशन इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल टाइम, हर एक टाइम पे ये इक्वेशन ट्रू होता है। तो इसके मतलब क्या हुआ कि ये सारा जो ऊपर वाला एक्सपोनेंट टाइम के साथ जो डिपेंडेंस है वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं होगा तो ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगा। तो उसको इक्वल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये रहा, टाइम के साथ अगर इक्वल करोगे, यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई करो,
ये वाला पार्ट क्या है, हम लोग को कॉमन निकाल के इसको कैंसिल करना है। अगर कैंसिल नहीं कर पाएंगे हम लोग तो ये क्या है, टाइम के साथ चेंज होते रहेगा, तब ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगा। ये इक्वेशन को होल्ड कराने का एक ही तरीका है कि ये वाला जो टाइम डिपेंडेंस है ये नहीं होना चाहिए, ये कॉमन बाहर निकल जाएगा और सब एक दूसरे से इक्वल हो जाएगा। अगर ये तीनों पोर्शन एक दूसरे से इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग इसको यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। अगर कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगा विद टाइम। तब क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग का टाइम चेंज होगा वैसे वैसे इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसका वैल्यू कुछ और हो जाएगा, तो ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगा। तो इस इक्वेशन को होल्ड कराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि ओमेगा शुड बी इक्वल टू ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी हम लोग का डाइइलेक्ट्रिक पे कोई लाइट इंसिडेंट होता है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। यहाँ पे इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वही रहेगा सेम, जब रिफ्लेक्ट होगा, और ट्रांसमिट जो होगा उसका भी सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग अपने नॉर्मल परसेप्शन के हिसाब से देखें, जैसे आई के हिसाब से, हम लोग के आई फ्रीक्वेंसी कैसे डिटेक्ट करता है पता है तुम लोग को? कोई भी एक लाइट का हम लोग फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर सकते हैं। नेचर ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है, बस ये है कि हम लोग को पता नहीं। सर ह्यूमन आई तो सिर्फ विजुअल रेंज का फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करता है। दिखता है येलो लाइट का फ्रीक्वेंसी रेड लाइट से अलग होता है ना? सर तो ये सब तो विजुअल रेंज में ही आ जाता है ना सर। विजुअल रेंज में आ जा रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्टिंग्विश कर सक रहे हैं ना हम लोग कलर के हिसाब से लाइट का फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, रेड लाइट हम लोग को रेड क्यों दिखता है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी लो है। अब इसी का फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहोगे तो येलो हो जाएगा और फिर येलो से बढ़ते बढ़ते जाके ब्लू हो जाएगा। तो हम लोग का आंख भी एक तरह से फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर है, माने हम लोग सिर्फ लाइट का इंटेंसिटी नहीं देखते हैं, लाइट का हम लोग फ्रीक्वेंसी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कुछ कुछ जानवर होते हैं जो सब फ्रीक्वेंसी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, उन लोग को सिर्फ लाइट का इंटेंसिटी दिखाई देता है, तो उन लोग का जो विजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट विजन। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो मुर्गी होता है या मुर्गा होता है वो सब की आंखों का जो विजन होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ठीक है, दो टाइप के सेल होते हैं आंख में, एक कॉर्न सेल और एक रॉड सेल। मोस्ट हाँ सर, प्रोबेबली, पढ़े सर। हाँ मोस्ट प्रोबेबली कॉर्न सेल शायद कलर को रिसीव करता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जानवर है जो लोग में सिर्फ एक ही टाइप का सेल होता है, तो उन लोग सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हैं। हम लोग के पास दोनों होता है। ठीक है, हम लोग के पास कॉर्न सेल भी है, रॉड सेल भी है, तो रात के टाइम में हम लोग का क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट हम लोग को दिखाई देने लगता है लो इंटेंसिटी। तो हम लोग के पास भी फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर है, हम लोग अलग अलग टाइप के वेवलेंथ को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं देख के। ब्लू देखे तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ हाई फ्रीक्वेंसी लाइट है, रेड देखे तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ लो फ्रीक्वेंसी लाइट है, साइंटिफिक टर्म में। किसी और को बोलोगे तो बोला लाल रंग का लाइट है। ठीक है, और अगर यही साइंटिस्ट को पूछोगे तो बोलेगा लो फ्रीक्वेंसी लाइट है। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ब्लू लाइट इसके ऊपर गिरा है तो इससे हमेशा ब्लू लाइट ही रिफ्लेक्ट होगा, ऑरेंज लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता इससे, येलो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। डाइइलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी। तो ब्लू लाइट इंसिडेंट है तो ब्लू लाइट ही ट्रांसमिट होगा, ब्लू लाइट ही रिफ्लेक्ट। तो देखो सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल करके हम लोगों ने ये एक इंपॉर्टेंट लॉ इसमें से निकाल दिया। ठीक है, अब एक्सपोनेंट में ये सेकंड वाला पोर्शन है हम लोग के पास k डॉट आर। अब ये k डॉट आर के केस में देखो ये क्या है, हम लोग का प्रोपगेशन वेक्टर है, और यहाँ पे r क्या है, पोजीशन है। अब ये जो इक्वेशन है दिस शुड होल्ड ट्रू फॉर ऑल पोजीशन, जितना भी यहाँ पे पोजीशन है सारे पोजीशन में इसको ट्रू होल्ड करना जरूरी है। यहाँ पे ये इक्वेशन होल्ड करेगा, यहाँ पे नहीं होल्ड करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ये तो सब जगह होल्ड करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है ये वाला, ये भी हम लोग का कैंसिल हो जाना चाहिए सब जगह से, इसको भी बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसको बाहर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये तीन चीजों को इक्वल करना पड़ेगा एट जेड इक्वल टू, जेड इक्वल टू 0 हो गया हम लोग का बाउंड्री, इस बाउंड्री में ये तीनों चीज इक्वल होना चाहिए।
तो ये एक और कंडीशन होगी हम लोग का, ठीक है। और इसी से हम लोग स्नेल्स लॉ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे दो कंपोनेंट रहेगा कोई भी एक पोजीशन में, ठीक है। एक पहला कंपोनेंट हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, दूसरा हो जाएगा वाई डायरेक्शन में। इंटरफेस कहाँ गया, ये रहा। हम लोग का लाइट इंसिडेंट है जेड डायरेक्शन में, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट कहाँ पे हो सकता है, एक इस तरफ एक्स डायरेक्शन में हो सकता है और दूसरा एक वाई डायरेक्शन में दे सकते हैं। इसका जेड डायरेक्शन का भी कंपोनेंट का इक्वेशन रहता है, इंसिडेंट लाइट इज अज्यूम्ड टू बी इन एक्सवाई प्लेन। ओके, ये तीनों लाइट जो एक ही प्लेन में लाई करता है, इसका यहाँ पे एक और जेड कंपोनेंट क्या हुआ है, जेड इक्वल टू 0। ओ हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया। देखो के का क्या होता है, के हम लोग का इस डायरेक्शन में है। यहाँ पे मैं क्या गलती कर रहा था, मैं के को इस डायरेक्शन में ले रहा था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे गलती हो रहा था। हम लोग का के का डायरेक्शन क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका क्या है, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा के का, और एक और कंपोनेंट होगा इस तरफ। इस केस में भी लाइट इस तरफ जा रहा है, तो एक कंपोनेंट होगा एक्स के डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। तब भी तो जेड वाला होना चाहिए। Assume to be in xz plane, that is ओके, ठीक है। ये वाला इक्वेशन से बहुत सिंपल सा कुछ है। ओ हाँ, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ टेंजेंशियल कंपोनेंट से डील कर रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जेड वाला पार्ट नहीं है। टेंजेंशियल कंपोनेंट है इसलिए सिर्फ एक्स और वाई पार्ट है। जेड वाला हो गया हम लोग का नॉर्मल कंपोनेंट इसका। तो जब हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस के लिए स्टडी करेंगे तब हम लोग नॉर्मल कंपोनेंट के साथ वहाँ पे डील करेंगे। तो इस केस में क्योंकि ये हम लोग का सिर्फ टेंजेंशियल के लिए है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ एक्स और वाई कंपोनेंट ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा हो कि हम लोग का ये जो लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, वो सिर्फ इसी प्लेन ऑफ पेपर में है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके इंसिडेंट हो रहा है, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इस तरह से एक पोर्शन ट्रांसमिट हो जा रहा है, और यहाँ से एक पोर्शन इसका ट्रांसमिट हो जा रहा है लाइट का। तो इस केस में क्या हुआ, हम लोग का के वेक्टर जो है इसी प्लेन ऑफ पेपर में है, ये भी प्लेन ऑफ पेपर में है, और वाई का है, वाई है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। वाई हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि वाई कंपोनेंट इंसिडेंट लाइट का 0 है, तो उस केस में क्या होगा, हम लोग का y1 भी 0 हो जाएगा, मतलब इसमें भी कोई y कंपोनेंट नहीं रहेगा और इसमें भी कोई y कंपोनेंट नहीं रहेगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग का इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट सब एक ही प्लेन पे लाई करता है। ये भी एक स्नेल्स लॉ का पार्ट है। ठीक है, अब ये वाले पोर्शन से हम लोग स्नेल्स लॉ जो हम लोग का मोस्ट फैमिलियर फॉर्म है उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का के एक्स हो जाएगा के साइन थीटा, के वन एक्स हो जाएगा के वन साइन थीटा थीटा वन, और के टू एक्स हो जाएगा के टू साइन थीटा टू। तो कहाँ गया, ये हो गया हम लोग का एंगल। तो हम लोग को ये वाला के एक्स निकालना है इस तरफ एक्स डायरेक्शन में। तो ये हो जाएगा के थीटा एंगल हम लोग इस तरफ डिफाइन किए नॉर्मल से। तो ये निकालने के लिए यहाँ पे साइन थीटा, के वन का यहाँ पे अगर एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है एक्स के डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा के वन साइन थीटा वन, और ये हो जाएगा के टू साइन थीटा टू इस तरफ। तो ये तीनों वैल्यू इसमें डाल के हम लोग इसमें से ये इक्वेशन सब निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का एक इक्वेशन। ठीक है, अब क्योंकि दोनों लाइट हम लोग का सेम मीडियम में है, तो हम लोग लिख सकते हैं के इज इक्वल टू के वन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू के वन और ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा वन। ये ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। तो उससे हम लोग ये वाला इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। कहाँ गया, हाँ। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, के वन इज इक्वल टू के टू। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हम लोग का साइन थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये सेकंड वाला इक्वेशन में जब वैल्यू पुट करोगे और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करोगे, तो ये हम लोग का फैमिलियर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ निकल के आ जाएगा। तो इसको तुम लोग खुद करके देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। ये रहा के वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू के टू साइन थीटा टू। तो ये के टू बाई के वन हो गया, इसको हम लोग ओमेगा से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये वी वन बाई वी टू हो गया, और ये वी वन बाई वी टू क्या है, ये हम लोग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, तो यही हो गया हम लोग का स्नेल्स लॉ इन मोस्ट फैमिलियर फॉर्म। यहाँ पे कोई चीज लेके डाउट है तो बताओ। क्या है उस पोर्शन में कुछ कोई चीज लेके डाउट है तुम लोग को, कुछ समझ में नहीं आया? तो ये वाला पोर्शन हो गया, अब बचा है नॉर्मल इंसिडेंस का। तो नॉर्मल इंसिडेंस का केस अब करना बहुत ही इजी है, जस्ट सिंपल सम कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये रहा नॉर्मल इंसिडेंस के केस में, यहाँ पे ये एक ग्लास स्लैब है, इसमें नॉर्मली लाइट इंसिडेंट है। ये हो गया हम लोग का ई जीरो। ये जो है यहाँ पे तो ये वाला जो है ये ऊपर वाले पोर्शन के लिए है, इंसिडेंट लाइट के लिए। ये वाला जो है ये रिफ्लेक्टेड लाइट का है। ये नॉर्मल इंसिडेंस है, एक ही पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, ये और ये पॉइंट सेम है, लेकिन ड्राइंग में ये बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। और ये ट्रांसमिटेड लाइट का एम्पलीट्यूड सब है, और ये के टू हो गया। यहाँ पे के वन, ये के वन इंसिडेंट लाइट, और ये हो गया रिलेटिव परमिटिविटी या परमेबिलिटी, ये रिलेटिव परमेबिलिटी एंड परमिटिविटी फॉर दिस मीडियम। तो सेम आगे वाले केस की तरह हम लोग इंसिडेंट लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। रिफ्लेक्टेड लाइट का अब हम लोग को पता है, क्योंकि के वन इज इक्वल टू के टू, के इज इक्वल टू के वन, तो यहाँ पे हम लोग दोनों जगह के लिख दिए। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी सेम रहता तो वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन आई में है, तो इस केस में हम लोग का क्या होता है, ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने माइनस साइन लिया है। प्रोपागेशन वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, के वन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे एक माइनस साइन आ गया। ये भी आई में रहेगा। और ट्रांसमिटेड लाइट के केस में ये हम लोगों ने
उसका वेव इक्वेशन लिया है, प्लेन वेव इक्वेशन लिया है और उसको हम लोगों ने इस तरह से लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये भी ith कंपोनेंट हो गया इसका। ये यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में देखो i j k तीनों कंपोनेंट है। हम लोग के केस में क्या है, हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस ले रहे हैं और नॉर्मल इंसिडेंस अलोंग x डायरेक्शन ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसलिए यहाँ पे तीनों में I लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस तरह से निकलेगा और जब रिफ्लेक्ट होगा तो सेम ही डायरेक्शन में रहेगा। तो वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, लेकिन याद रखना कि यहाँ पे ये क्रॉस प्रोडक्ट है, के क्रॉस ई। तो इस केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू के बाई ओमेगा ई जीरो इंटू दिस, और ये कौन से डायरेक्शन में रहेगा, जे डायरेक्शन में हम लोग मान लेते हैं। वाई हो गया हम लोग का जे डायरेक्शन, तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो इसको के बाई ओमेगा इस तरह से लिख सकते हैं, ये के बाई ओमेगा इज इक्वल टू v1 वेलोसिटी इन मीडियम 1। ठीक है, ये वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस इसमें पार्ट में, इसको हम लोग बोलते हैं फेज वेलोसिटी। तो ये रही हम लोग का फेज वेलोसिटी हो गया, ओमेगा बाई के इज फेज वेलोसिटी। इसको अगर डिनोमिनेटर में लिया होगे तो दिस इज आवर फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी। तो ये यहाँ पे नीचे आ गई और ये जे डायरेक्शन में रहेगी। वैसे ही रिफ्लेक्टेड वेव के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। इस तरफ नेगेटिव क्यों हो जा रहा है, ये वाला देखो यहाँ पे ये कर्ल का लॉ लगाओ, के क्रॉस ई। के क्रॉस ई अगर करोगे तो ई कहाँ पर है, अप साइड में है। पहले के इस डायरेक्शन में था, के इस डायरेक्शन में हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। रिफ्लेक्शन के बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा अगर ये वाला लॉ इसमें लगाओगे तो इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लेंगे, इसलिए माइनस लेके ये वाला इक्वेशन लिखे, दिस इज इक्वल टू दिस, जे डायरेक्शन में नेगेटिव साइड में चला जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम ट्रांसमिटेड वेव के केस में हम लोग इस तरह से इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब हम लोग को पता है कि एट इंटरफेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट कंटिन्यूअस होता है क्रॉस बाउंड्री, तो उससे हम लोग को ये दो कंडीशन मिलेगी। तो सेम जैसे आगे हम लोग लिखे थे वही टेंजेंशियल कंपोनेंट के केस में लिखेंगे। तो इस केस में हम लोग को ये जो एक्सपोनेंट है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये सारा कैंसिल हो जाता है क्योंकि दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल टाइम एंड ऑल पोजीशन। तो ये एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट हम लोग तीनों में से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर कैंसिल नहीं करेंगे तो इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। तो ये हम लोग को इक्वेशन मिलेगा इसमें से, ये फर्स्ट सेट ऑफ इक्वेशन हुआ। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के केस में लगाओगे ये वाला कंडीशन, ये तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो देखोगे ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, ये v1 को यहाँ पे लिया, ये E0 टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये रिफ्लेक्टेड लाइट का टेंजेंशियल कंपोनेंट और ये ट्रांसमिटेड लाइट का टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो ये दोनों इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, दोनों को ऐड करोगे तो ये इक्वेशन मिलेगा। और ये हो गया हम लोग का ट्रांसमिटेड, ये है ट्रांसमिटेड लाइट ना, नहीं टेंजेंशियल कंपोनेंट 0, ये इंसिडेंट है। और ये वाला जो है ये हो गया हम लोग का ट्रांसमिटेड लाइट, ये रहा। तो इसका हम लोग ट्रांसमिटेड लाइट का एम्पलीट्यूड बाई इंसिडेंट लाइट का एम्पलीट्यूड का रेशियो निकाल देंगे। तो ये हो गया हम लोग का एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। सॉरी, एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट, ये ट्रांसमिटेड लाइट का। तो वैसे ही इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, इस इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड करके थोड़ा सा सिंपल अलजेब्रा करोगे तो ये वाला निकल के आ जाएगा। तो ये वाला क्या है, ये हम लोग का रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये इंसिडेंट लाइट है। तो ये हो गया एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये रहा। ये बहुत सिंपल है। और ये रहा ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ये एम्पलीट्यूड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, सिर्फ ट्रांसमिशन कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये हो गया एम्पलीट्यूड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। वैसे ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज दिस,
ये वाला पोर्शन भी हम लोग कर चुके हैं। ये हम लोग कहाँ पे किए थे? हाँ, ये इसमें किए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इसमें मोटा मोटी सारा कंडीशन निकाला हुआ है हम लोग के केस का। ये रहा एनर्जी, मोमेंटम एंड प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये रहा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, यही सेम डेफिनेशन यूज किए हैं। हाफ सी हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, और यहाँ पे जब डाइलेक्ट्रिक के केस में डील करोगे तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगा। तो अभी सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। आई आर बाई आई आर, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट बाई इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो इसको इस केस में हम लोग सिंपली, क्योंकि यहाँ पे भी रिफ्लेक्टेड लाइट और इंसिडेंट लाइट दोनों का वेलोसिटी सेम रहता है, तो उस केस में ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है, एक ही मीडियम में। तो सिर्फ बचेगा दिस इंसिडेंट लाइट का स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का बाई, सॉरी, इंसिडेंट लाइट का जो रिफ्लेक्टेड लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर करेंगे विथ इंसिडेंट लाइट। इस दोनों को स्क्वायर करने से ही रिफ्लेक्टेंस मिल जाएगा। ट्रांसमिटेंस के केस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट मीडियम और सेकंड मीडियम आ जाएगा ट्रांसमिटेंस के केस में। ये ऊपर वाला जो है ये हम लोग का सेकंड मीडियम हो गया, तो यहाँ पे ये V2 हो जाएगा, E2 हो जाएगा, E1 V1। तो ये सारा वैल्यू इसमें डालोगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरह का वैल्यू सब निकल के आएगा इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये सब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। थोड़ा सा यहाँ पर इक्वेशन देखोगे तो ये सब सॉल्व हो जाएगा, और उसके साथ ही ये दोनों को ऐड करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हम लोग का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी है वो कंजर्व होता है। तो ये वाला एकदम सिंपल केस है नॉर्मल इंसिडेंस के लिए अगर देखना है तो। और नॉर्मल इंसिडेंस के केस में तुम लोग को ये वाला प्रूफ करके दिखाने का कोई दरकार नहीं है। यहाँ पे जैसे इसके लिए मैंने एक अलग से ये दिखाया है कि ये वाला पोर्शन कैसे अलग अलग करके इक्वल होगा, वो दिखाने का कोई दरकार नहीं है, सिर्फ ये लाइन लिख दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, इन अबव इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी एंड ऑल पोजीशन एट इंटरफेस, thus we must have this same thing for magnetic field। ठीक है, तो इस सब चीज में कोई डाउट है तो बताओ। और यही वाला चीज अगर फ्रेस्नेल इक्वेशन में निकालोगे तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तब यहाँ पे इस जगह पर जो ये n1 n2 आया है, इसकी जगह एंगल भी आएगा, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1, इस तरह से एंगल आएगा यहाँ पे, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम लोग एकदम सिंपल सा केस में डील कर रहे हैं, मोस्ट सिंपल केस। तो बोलो तुम लोग का कोई डाउट है तो। हिमांशु, हिमांशु को लगता है नेटवर्क पूरा ही गया। और तुम लोग में से किसी को कुछ पूछना है? क्या कोई ऑनलाइन हो कि नहीं हो? है सर ऑनलाइन। अच्छा अच्छा, ठीक है फिर आज का लेक्चर एंड करते हैं।